त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसके 4 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और चैनल पर अपलोड है। आज हमारा अंतिम वीडियो है 5वां नंबर का। इस वीडियो में या इस टॉपिक में आज हम जानने वाले हैं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका जो मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है या पूर्ण रोजगार पाया जाता है। तो किस प्रकार से पूर्ण रोजगार स्थापित होता है और उनका मॉडल किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रन करता है, इसको यहाँ पर सारांश में कंप्लीट मॉडल को जानेंगे। अर्थात जितना हम पहले पढ़ा चुके हैं, उस सब का सार यहाँ पर आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, यही रोजगार का पहला सिद्धांत माना जाता है और उसके बाद किन्स का रोजगार सिद्धांत आता है। तो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि संपूर्ण मॉडल अर्थात कंप्लीट मॉडल यहाँ पे आएगा। ओके, और जो 4 वीडियो हम पहले बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, उसी का सार है ये, ठीक है। और सारा का सारा फिगर पे आने वाला है, क्योंकि हमें क्या करना है कि फिगर का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और साथ में ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है सार के रूप में। और यदि इन चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत जानना है, तो 4 जो वीडियो पहले पढ़ाए जा चुके हैं, उसको देखना होगा। इसलिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है और ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको इस सारी बातें क्या करनी है, याद रखनी है। तो जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार पूर्ण बना रहता है। अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का यदि उत्पादन होता है, तो वो सारा का सारा बिक जाता है। तो इसमें जे.बी. से का कथन आता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। उसके बाद जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने आगे चलकर ये बताया कि अर्थव्यवस्था में वे कौन से घटक हैं, वे कौन से कारक हैं कि जो कि पूर्ण रोजगार लाते हैं, पूर्ण रोजगार लाते हैं। और अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है, तो वो क्षणिक होती है और कुछ समय बाद बाजार में ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं कि वह बेरोजगारी को खत्म कर देती है। इसी के साथ इन्होंने क्या कहा कि जितना भी ओवर प्रोडक्शन होता है, माना हो जाए ओवर प्रोडक्शन, तो सारा बिक जाता है। पहले तो उन्होंने कहा कि अति उत्पादन असंभव है। अति उत्पादन यानी कि वस्तुएं आवश्यकता से ज़्यादा पैदा नहीं हो सकती हैं, नहीं बनाई जा सकती हैं। लेकिन कहा यदि ऐसा हो भी जाए, ठीक है, यदि हो भी जाए, तो पूर्ति जितनी पूर्ति हुई है वस्तुओं और सेवाओं की, उसके लिए तुरंत डिमांड पैदा हो जाएगी, अर्थात लोग उसको तुरंत खरीद लेंगे। जब पूरा खरीद लेंगे, तो इस प्रकार से पूर्ण रोजगार बना रहेगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं, अर्थात किसी देश के अंदर जितने लोग हैं, सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ ये नहीं है कि देश में अर्थात पूंजीवादी देशों के बारे में उनका यह रोजगार का सिद्धांत है। तो उनका ये कहना नहीं था कि सारे ही लोग काम पे लग गए और कोई बेरोजगार नहीं है। उनका मानना था कि जो एक निश्चित मजदूरी है, बाजार में दी जा रही है, यदि व्यक्ति उस पर काम करने का इच्छुक है और वो काम पे लग गया है, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि उस मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्होंने कहा उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अर्थात अनैच्छिक बेरोजगारी के लिए उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, वो भी रोजगार में ही गिने जाएंगे। ओके, तो जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है, उत्पादन और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये हमारा आज 5वां वीडियो है, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं श्रम बाजार की, कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार आता है। इसी में हम चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप में वस्तु बाजार के बारे में, और इसी में हम चर्चा कर चुके हैं, यह है तीसरे नंबर पे, मुद्रा बाजार के बारे में। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, श्रम बाजार है, चाहे हमारा वस्तु बाजार है, मुद्रा बाजार है, अलग अलग है। ओके, लेकिन ये सारे मिलकर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार लाने का काम करते हैं, कि जिससे कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए।
ठीक है? तो बात आती है कि रोज़गार कब मिलेगा? देखो रोज़गार कब मिलता है कि जब किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है जी? उत्पादन नहीं होगा तो रोज़गार भी नहीं मिलेगा। ओके? जब कहीं पे कोई नई फैक्ट्री लगती है मानाबाद तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको रोज़गार मिल जाता है। ओके? और जब फैक्ट्री नहीं लगेगी, ठीक है? अर्थात उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा? ओके? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं श्रम बाज़ार से। तो श्रम बाज़ार के लिए इन्होंने क्या कहा कि श्रम बाज़ार हर जगह संतुलन की बात की गई है कि जहाँ पर संतुलन बराबर होगा या जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होगी हर चीज़ में, वहाँ पर एक संतुलन इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है और यहाँ पर पूर्ण रोज़गार क्या होगा? स्थापित होगा। तो चलते हैं श्रम बाज़ार की ओर। पहले हमने यही पढ़ाया था आपको कि श्रम बाज़ार के बारे में उन्होंने कहा कि श्रम बाज़ार में 2 महत्वपूर्ण घटक है कि श्रम की माँग और श्रम की पूर्ति। जहाँ पर श्रम की माँग और श्रम की पूर्ति अर्थात लेबर की माँग और लेबर की पूर्ति बराबर हो जाती है, वहाँ पर एक वेज रेट, वो वास्तविक वेज की बात करते हैं, मज़दूरी की दर निर्धारित होती है और यहाँ पर पूर्ण रोज़गार का एक पॉइंट निर्धारित होता है कि जहाँ पर सब लोगों को काम मिल जाता है। ओके? इसी को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि श्रम की माँग बराबर यदि श्रम की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे में श्रम बाज़ार जो है संतुलन की अवस्था में होगा और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार उत्पन्न होगा। ओके? श्रम बाज़ार के अंतर्गत। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एन और उसके नीचे एफ। इसका मीनिंग हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर स्थापित होगा? जहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर डी ऊपर लिखा हुआ और नीचे एल लिखा हुआ बराबर एस एल। इसका मीनिंग हुआ कि पूर्ण रोजगार कहाँ पे स्थापित होगा? कि जहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हो जाएंगी। भाई कितने लोगों की ज़रूरत है? माना काम करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, बराबर 10 लोग ही काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है? तो ऐसे में होगा संतुलन और वहाँ पर माना जाएगा कि इतने लोगों को काम मिल चुका है, रोज़गार इनको मिल चुका है। ओके? ये शॉर्ट में हो गया। तो डीएल लिखा है, ठीक है? एल फॉर ए लेबर। तो डीएल को ये मत समझना कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शॉर्ट में डीएल कहा जाता है। तो ये वो वाला डीएल नहीं है, ये दूसरा ही डीएल है। ओके? अब आगे बात करते हैं श्रम की माँग। श्रम की जो माँग करता है, कौन करता है श्रम की माँग? कि जिसको लेबर चाहिए काम करने के लिए, फैक्ट्री वाले को चाहिए। तो वो क्या देखता है? यहाँ पे लिखा है देखो, इसका फलन लिखा हुआ है डीएल इज ये, या इसको हम पढ़ सकते हैं डीएल बराबर एफ और कोष्टक में लिखा है डब्ल्यू अपॉन पी और यहाँ पर भी लिखा है डब्ल्यू अपॉन पी, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो श्रम की माँग के बारे में क्या कहते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री? उनका कहना है कि डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, अर्थात ये डब्ल्यू अपॉन पी का अर्थ होता है रियल वेज, वास्तविक मजदूरी। तो ये कह रहे हैं कि वास्तविक मजदूरी यदि क्या होती है? ज़्यादा होगी। ओके जी? ज़्यादा होगी तो डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग कम होगी, यानी कि मजदूरी जब ज़्यादा होगी, माना कि मजदूर को दिहाड़ी 500 की जगह वो मांग रहा है 1000 रुपया, तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी वाले को तो सस्ते में लेबर चाहिए ना। और इसका उल्टा भी होगा, यदि वेज रेट या वास्तविक मजदूरी कम होती है तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी। ओके? ये सेम किसकी तरह है? वस्तु की कीमत की तरह है कि वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, वस्तु की कीमत यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी। तो कम कीमत होने पर मांग बढ़ती है और अधिक कीमत होने पर मांग घटती है। सबको सस्ता चाहिए। ओके जी? तो इस प्रकार से श्रम की मांग और मजदूरी के बीच जो रिलेशन है, यहाँ पे उल्टा रिश्ता है भाई। ठीक है? कि वेज रेट यदि कम होता है तो ज़्यादा लेबर क्या करते हैं? काम के लिए अर्थव्यवस्था में मांगे जाते हैं। किसके द्वारा? कंपनियों के द्वारा, या जो भी काम करा रहा है। ओके जी? तो यहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर और वेज रेट के बारे में, मजदूरी या दिहाड़ी में जो संबंध है वो उल्टा है। ओके जी? अब पढ़ते हैं श्रम की पूर्ति। लेकिन पूर्ति कौन करेगा? अब वो श्रम करेगा। कौन करेगा? लोग करेंगे। लेबर में लोग ही आते हैं भाई। तो एस एल बराबर एफ और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया डब्ल्यू अपॉन पी। अब ये क्या बता रहा है कि एस एल इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। तो अर्थात वेज रेट और
श्रम की पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। सीधा का मतलब क्या होता है, यदि क्या होता है मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। मजदूरी घटती है तो श्रम की पूर्ति घटेगी, ओके। क्योंकि यदि मजदूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई 5 रुपए पर ही काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि ना ये तो बहुत कम मजदूरी हो गई, पता चला कि उसके बाद 10 हो गया, तो फिर क्या होगा, जो पहले काम नहीं करना चाह रहे थे वो भी काम करने लग जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, यदि मजदूरी बढ़ेगी तो एसएल भी बढ़ेगा, अर्थात श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, और यदि मजदूरी घटती है तो श्रम की पूर्ति भी घटेगी। तो इनका सीधा रिश्ता है, ठीक है जी। और इसका उल्टा रिश्ता है। बात क्लियर। नेक्स्ट है वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट की बात हो रही है, लेकिन इसी के साथ बता देते हैं कि श्रम की जो मांग हो रही है वो किस लिए हो रही है, उत्पादन करने के लिए। पहली बात की है कि श्रम की जो मांग होती है उत्पादन के लिए हो रही है, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, ठीक है। तो इसी में उत्पादन फलन भी आता है, ठीक है। इसको अभी रेखा चित्र पे आपको बताया जाएगा उत्पादन फलन के बारे में, ओके जी। अब चलते हैं वस्तु बाजार पे। वस्तु बाजार या गुड्स मार्केट की बात इन्होंने की है कि वस्तु बाजार में संतुलन कहां पर स्थापित होगा, कि जहां पर इन्होंने कहा बचत और दूसरा भाग कहा निवेश, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब बचत और निवेश जहां पर बराबर होंगे वहां पर क्या होगा, पूर्ण रोजगार, अर्थात सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सभी लोग काम पर लगे रहेंगे, फ्री में कोई नहीं रहेगा, फालतू नहीं घूमेगा। तो इसके लिए शॉर्ट में यह है फुल एम्प्लॉय, यहां पे भी लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। कब स्थापित होगा वस्तु बाजार में, कि जब बचत बराबर निवेश होगा। बचत भी उतनी होनी चाहिए और निवेश भी उतना ही रुपया होना चाहिए। माना यहाँ पे 15 रुपया लिखते हैं तो यहाँ पर भी 15 रुपया होना चाहिए, तब जाके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यदि यहाँ पर 20 लिख दिया जाए तो यहाँ पर भी 20 ही होना चाहिए, तभी जाके बराबर होगा। यदि 50 लिखते हैं तो दूसरी जगह 50 ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वस्तु बाजार में कब संतुलन स्थापित होगा, वो होगा कि जब S बराबर आई, S बराबर आई, S का सॉल्ट है, ठीक है, कि बचत का सॉल्ट है S और निवेश का सॉल्ट है I, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ओके। अब देखिए बचत यहां पे लिखा हुआ है S, उसके लिए लिखा हुआ सेविंग के लिए, देखिए S F और कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों में समानता कैसी आएगी, बराबर कैसे होंगे, 15 इधर 15 उधर कैसे होंगे। उन्होंने कहा ये निर्धारित होगा आर के द्वारा। आर का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो बैंक देता है। तो देखिए इसका क्या रिलेशन आपस में, देखिए इसको पढ़ेंगे, एस इज ए फंक्शन ऑफ आर, अर्थात जो एस है बचत है वो किसका फलन है, ब्याज की दर का फलन है। यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, और ब्याज दर घटेगी, कम होगी ब्याज की दर, तो बचत भी घटेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि बैंक क्या करता है, ब्याज की दर है 5%, ठीक है जी, इस पे कितने लोग पैसा जमा कर रहे हैं, माना बात 100, और यदि आर कर, ठीक है, बढ़ जाता हो जाता है 15%, तो हो सकता है कि पता चला कि 1000 लोग क्या करने लग गए, बचत करने लग गए, क्योंकि 5 जो है कम है और 15 रुपए मिल रहे हैं, 15%, 15% ज्यादा है, ओके। तो यदि ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, और ब्याज की दर घटेगी तो बचत भी घटेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों की अर्थात आर और एस के बीच, ब्याज की दर और बचत के बीच सीधा संबंध है, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, और घट भी रहे हैं तो एक ही दिशा में घट रहे हैं। अब देखिए दूसरा निवेश, क्योंकि वस्तु बाजार में संतुलन लाने वाले दो कारक हैं, एक है बचत और एक निवेश। तो बचत की बात हमने कर दी, और निवेश इन्वेस्टमेंट, ये भी सेम किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। अब इसमें देखिए यदि आर घटेगा, यहां उल्टा चलेगा भाई, यदि ब्याज की दर घटती है तो निवेश की मांग बढ़ती है। यदि ब्याज दर घटती है, ब्याज दर यदि घटती है तो लोन लेना सस्ता होता है, जब लोन लेना सस्ता होगा तो ज्यादा जो पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, जो पूंजीपति हैं जिन्होंने काम करवाना लोगों से, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा उधार लेंगे, यानी कि आर घटेगा तो ये बढ़ेगा। और यदि ब्याज की दर बढ़ती है, ठीक है, माना बात ब्याज की दर 2% है और 2 से 5 हो जाती है, तो ऐसे में
निवेश की मांग भी घट जाएगी। तो इस प्रकार से आर और आई के बीच उल्टा संबंध है और इसके बीच सुलटा संबंध है। तो इस प्रकार से ब्याज की दर क्या करती है, कम ज्यादा होती रहती है और वही क्या करती है, बचत और निवेश में समानता स्थापित करने का काम करती है। वही काम यहां पर भी होता है कि वेज रेट और सप्लाई, ठीक है, वेज रेट के अनुसार अप डाउन करती रहती है, या हम कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। जहां पर बराबर हो जाएगी वहां पर हमारा वेज रेट निकल कर आ जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं वस्तु बाजार को दूसरे रूप में समझेंगे। यहाँ पे लिखा है ओ आर, और अथवा, दूसरे रूप में क्या कहेंगे, इसको समझ सकते हैं इसको सामूहिक मांग के बारे में और सामूहिक पूर्ति के बारे में। अर्थात सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जहां पर बराबर होती है, ठीक है, वहां पर वस्तु बाजार क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे तराजू आपने देखा होगा, इधर 1 किलो रखा हुआ है और इधर आपने भिंडी तोलनी है, तो भिंडी डालते जाएंगे कि जबकि दोनों तराजू के जो पलड़े हैं बराबर ना हो जाए। ओके, तो यहां संतुलन में भी ऐसा ही होता है। तो वस्तु बाजार में संतुलन कब होगा कि जब एडी लिखा शॉर्ट में सामूहिक मांग के लिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, सामूहिक पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, ये पूर्ण रोजगार है और नीचे लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अर्थात जो समग्र मांग है इसी को सामूहिक मांग भी कहते हैं और सामूहिक पूर्ति को समग्र पूर्ति भी कहते हैं। दोनों बराबर हो जाए तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को काम मिल जाएगा। काम मिल गया है, ये है पूर्ण रोजगार। तो ये चीजें बताई जा रही हैं कि जो कि क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था में रोजगार लाने का काम करेंगे। पूर्ण रोजगार की बात उनके द्वारा की गई है, किसके द्वारा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तीसरी बात करते हैं मुद्रा बाजार की। अब इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा को शामिल कर दिया जाए तो इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा बाजार कहां पे संतुलन में होगा। तो देखिए, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दो चीजें आती है, जैसे यहां लिखा है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति। तो ये दोनों जब क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कि मुद्रा की मांग कितनी है 100 रुपया, मुद्रा की पूर्ति कितनी है 100 रुपया, तो बराबर हो गए। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है MD और यहाँ पे लिखा है MS। इसका मीनिंग होगा डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, दोनों बराबर होनी चाहिए। ओके, तब जाके क्या होगा, मुद्रा बाजार संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते हैं हिंदी में, उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा जो है उसका काम है विनिमय का माध्यम, अर्थात वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करेगी मुद्रा, ठीक है। बाकी इसका कुछ काम ज्यादा नहीं है। ओके, केवल खरीदने और बेचने, जैसे वर्तमान में वस्तुओं को खरीदते किससे, पैसे देते हैं उसको, ठीक है, मुद्रा देते हैं, धन देते हैं, खरीदते भी उसी से और बेचना भी है तो मुद्रा ही आएगी। ओके, तो इस प्रकार से लेन देन का माध्यम माना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, ये तो हमने लिखा है आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि मुद्रा बाजार ये जब बराबर होंगे तब संतुलन की अवस्था में होंगे। ओके, उस समय भी पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के लिए फीसर के समीकरण का प्रयोग किया है। इरविंग फीसर हुआ है जिसने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया है। और क्या बोला वो इरविंग फीसर ने अपने मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत के बारे में, उसने बताया यदि मुद्रा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है कि 100 के जगह 200 हो गई, तो उसने कहा यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ऐसे में क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगे तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर भी घटेगा। ऐसा किसने कहा, इरविंग फीसर ने। तो इरविंग फीसर के ही समीकरण को जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने लिया है। तो इरविंग फीसर का समीकरण क्या है, MV इज इक्वल टू PT, अर्थात A इसके बराबर होना चाहिए। तो MV क्या है, यहां पे लिखा है मुद्रा की पूर्ति। MV क्या है, मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है, और PT क्या है, मुद्रा की मांग को दर्शाता है, यहां पे PT लिखा हुआ है। तो A और A जब बराबर हो जाएंगे तो समझ लीजिए
कि उस समय अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगा और वहां पर एक निश्चित प्राइस या कीमत स्तर तय होगा। माना कि अब ये है 15 रुपया और ये भी हो गया 15 रुपया, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गई। तो उसके बाद जो वहां पर प्राइस रेट आएगा, ठीक है, वो बाजार में आएगा। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल, इनका मानना था कि सरकार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती है। यदि रोजगार घट रहा है, बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इसमें कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है। ओके, अपने आप सब कुछ चलता रहता है अर्थव्यवस्था में, अपना आप एडजस्टमेंट हो जाता है सब चीजों का। ठीक है, अब देखिए एम का मीनिंग क्या है? मुद्रा की मात्रा। वी क्या है? वेलोसिटी, मुद्रा का संचलन वेग इसको कहते हैं। ओके, पी क्या है? प्राइस है। टी क्या है? ट्रांजैक्शन है, कुल उत्पादन। ओके, तो अब यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है पी बराबर एफ और इसके ब्रैकेट में डाल रखा है एम वी। तो फिशर ने क्या कहा, वही जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी उसी सिद्धांत को लिया है। यहां पर क्या कहता है फिशर कि यदि मुद्रा की मात्रा, यदि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बढ़ती है, तो कीमत स्तर भी बढ़ता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर भी बढ़ता है। यदि मुद्रा की पूर्ति घटती है तो कीमत स्तर भी घटता है। इसको याद रखना है। अब कैसा होता है? देखिए, मुद्रा की पूर्ति यानी कि 10% बढ़ा दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, तो कीमत स्तर भी सीधे 10% ही बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं कि जितना प्रतिशत यहां बढ़ाया गया है उतना प्रतिशत ही प्राइस भी बढ़ेगा वस्तुओं और सेवाओं का। कि माना बात, मुद्रा की पूर्ति है पहले 50 रुपया, ठीक, कीमत है स्तर है उस समय 5। अब क्या करती है सरकार? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर 100 रुपया कर देती है, तो कीमत स्तर कितना हो जाएगा? अर्थात वस्तुओं का कीमत बढ़कर 10 रुपया हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा कि 100 रुपए की जगह फिर क्या करती है सरकार? मुद्रा की पूर्ति को घटाकर 50 कर देती है, कम कर देती है, तो कीमत स्तर 5 हो जाएगा, घट जाएगा। तो कुल मिला के यदि ये एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, ठीक है, और एम घटेगा तो पी भी घटेगा। और बाकी ये वी और टी को फिशर ने अपने समीकरण में कांस्टेंट माना, स्थिर माना है। उन्होंने कहा कि जो ये संचलन वेग है और ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, टोटल जो उत्पादन है ये अपनी जगह वहां का वहां ही बना रहता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका जो कंप्लीट मॉडल है वो रेखा चित्र पर किस प्रकार से आएगा, वह रेखा चित्र इस पर कैसे दिखेगा और कितने डायग्रामों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 डायग्राम है, ठीक है। माना बात, ये हो गया 1, ठीक है जी, ये हमारा हो गया 2 नंबर का, ये हमारा हो गया 3 नंबर का, और ये हमारा हो गया 4 नंबर का। तो कहीं लिखा है ए, उसके बाद क्या लिखा है बी, सी, डी, बात वही है। ओके, अब देखिए यहां से हम शुरू करेंगे 1 नंबर से। ये श्रम बाजार को दर्शाएगा जो वहां बताया जा रहा था, ठीक है। तो नीचे की जो पड़ी लाइन है एक्स अक्षर, इस पे लिखेंगे श्रम बाजार। श्रम बाजार में या श्रम बाजार में किस प्रकार से पूर्ण रोजगार आता है इस डायग्राम पे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे मजदूरी की दर, ठीक है जी, और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये उत्पादन फलन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? उत्पादन फलन को। लेकिन ये 2 जो लाइनें हैं ये तो बेस लाइनें होती हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। इस वाले पे कुल उत्पादन लिखेंगे या कुल आय आएगा, ठीक है। इसके सामने जो वाला अक्ष है वाई वाला, इस पे कुल उत्पाद सेम इसी की तरह आएगा, और इस नीचे वाले पे कीमत स्तर आएगा। ओके जी, और ये वाला जो है इसमें मौद्रिक मजदूरी आएगी, इस पर भी कीमत स्तर आएगा। ओके, अब देखिए यहां से समझना हमने कि श्रम बाजार में कहां पर संतुलन में अर्थव्यवस्था होगी, कहां पर पूर्ण रोजगार आएगा। ओके जी, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट 2 कर्व ड्रॉ करने। देखिए ये वाला जो कर्व है हमारा इस प्रकार से, इस पे लिखते हैं डीएल। डीएल का मीनिंग हो गया डिमांड ऑफ लेबर, और इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। इसको हम सीधे ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम पहले इसको पढ़ा चुके हैं। तो ये दोनों जो कर्व है एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं,
ओके जी। तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होगी। हमने ई पॉइंट यहाँ पे लिख डाला। ओके, तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय हमने यहाँ नीचे दिखाना है। ठीक है, एन और यहाँ पे लिख दिया एफ। इसका मीनिंग हो गया कि अर्थव्यवस्था में जितनी डिमांड थी लेबर की, ठीक है, और जितनी सप्लाई की जा रही थी, जितनी मांग और जितनी पूर्ति बराबर हो गई है, तो इसका मीनिंग सभी लोगों को काम मिल गया है। तो इस प्रकार से यहां से यहां तक जो दिखा रहा है ओ से लेकर एनएफ तक, ये हम कह सकते हैं एनएफ की स्थिति में श्रम बाजार में अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। ठीक है, अब क्योंकि जहां पर डीएल और एसएल बराबर हो गया, मजदूरों की मांग और मजदूरों की पूर्ति बराबर होगी, तो यहां पर एक बात और डिक्लेयर होगी कि इनको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगी W/P। इस रेखा को इधर खींचेंगे, इस रेखा को क्या करना है, इधर खींचना है और इस पर लिखना है W/P। W/P का मीनिंग क्या होता है, वास्तविक मजदूरी। ठीक है जी, वास्तविक मजदूरी होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब श्रम बाजार यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है तो श्रम की जरूरत क्यों पड़ी, उत्पादन करने के लिए। किसके लिए पड़ी, उत्पादन करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि इस पूर्ण रोजगार यहां से यहां पर जब स्थापित होता है कि जहां पर डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हो जाती हैं तो कितना उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, ये इस पर देखना है। इसलिए इसलिए लिखा है कुल उत्पाद, और रोजगार तो वही बना रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण रोजगार। ठीक है, लिखा नहीं है कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको ठीक यहां से डॉट 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 करेंगे आप और यहां मिला देंगे। ठीक है जी, ये देखिए इसके ठीक ऊपर जाएगा। समझ गई बात को। अब हमने क्या करना है, इसको हम सीधे यहां से भी ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कर दिया और डॉट डॉट में लीजिए। इस प्रकार से देखिए, सरल तरीके बता रहे हैं आपको। और यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी इस प्रकार से। ठीक है जी, इस पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन ऑफ किसका, K और उसके बाद N। ठीक है, तो इस रेखा को थोड़ा सा हम इधर डाउन भी दिखा दें क्योंकि उच्चतम बिंदु उसके बाद नीचे की ओर आएगा। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि पूर्ण रोजगार यहां पर है तो ठीक इसके सामने उत्पादन कितना होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, इतने से कितना उत्पादन होगा, इस रेखा पर हम देखेंगे। अर्थात यहां से यहां तक पूर्ण रोजगार है, इतने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं, तो ठीक इसके सामने रेखा खींचनी है और यहां पर देखेंगे कि कितना उत्पादन होता है। तो सीधे इस रेखा को खींच दीजिए। ठीक है, और इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए Q। ठीक है, और ये जो Q है, ये वाला ये लाइन जो जा रही है, ये लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ KN। K क्या बोला, कैपिटल, N फॉर बोला लेबर। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि K अर्थात कैपिटल जो पूंजी है वो स्थिर बनी रहेगी, और रोजगार यदि बढ़ाना है तो लेबरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो लेबर बढ़ेंगी भाई, जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इतने पर अर्थात इस पूर्ण रोजगार के बिंदु पर उत्पादन कितना हो रहा है, O से लेकर Q पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, O से लेकर NF लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका संबंध इससे है, क्योंकि लेबर की मांग किस लिए हुई, उत्पादन करने के लिए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ओके जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब इसको हम यहां से जोड़ेंगे। अब ये यहां पर दिखाएगा मुद्रा बाजार की, जिसमें कि इन्होंने फीसर के समीकरण का प्रयोग किया है। अभी केवल हम संतुलन की बात कर रहे हैं। ओके जी, क्योंकि मुद्रा जो है वो लेन देन का साधन इन्होंने माना है। अब क्या करना है, अब इसको यहां से मिलाई, इसी रेखा को डायरेक्ट आगे खींचना है, डॉट डॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप सीधे एक लाइन या कर्व इसको कहते हैं एम हुई, इसको ड्रॉ कीजिए, डाउन को आएगा। ठीक, अभी इतनी ही क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यह मुद्रा की पूर्ति को बतला रहा है। ओके जी, तो इतना उत्पादन करने के लिए कितनी मनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका संबंध इससे जोड़ा गया है। तो ये यहां पर क्यू लिखेंगे, ठीक है, और इसको यहां से मिलाइए
और इसको नीचे लाइए और यहाँ पर लिखना है आपने P। ओके जी। अब देखिए, इतना उत्पादन करने के लिए उत्पादन इतना ही हुआ, तो मुद्रा की कितनी जरूरत पड़ी, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात ये इतने कीमत स्तर को दर्शा रहा है। ठीक, कि इतना उत्पादन करने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए भाई। ओके, इतने की जरूरत है, ये संतुलन का बिंदु है। अब हमने क्या करना है, इसको अब इससे जोड़ना है, क्योंकि अब मौद्रिक मजदूरी लिखी हुई है और कीमत स्तर लिखा हुआ है। ओके, अब कोई ज्यादा काम नहीं करना है, इसी को नीचे ड्रॉ कर दीजिए सीधे। ठीक है, इस पे P लिख देंगे आप। ठीक है, आप चाहें तो इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, इतना काम कर दिया। इसके बाद यहां से एक रेखा कीजिए 45 डिग्री वाली। ठीक है, और इस पे लिखेंगे W/P। ठीक है, ये वास्तविक मजदूरी की रेखा है। ओके, वास्तविक मजदूरी की रेखा है, और वास्तविक मजदूरी क्या होती है, W/P के बारे में लिखी जा रही है। ओके, अब ये जो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे W, यहाँ पे P नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मौद्रिक मजदूरी, और वास्तविक मजदूरी अलग अलग होती है। जो मौद्रिक मजदूरी है, जो करंट में मिल रही है, किसी व्यक्ति को 500 रुपये मिल रही है, मौद्रिक मजदूरी है। लेकिन जो कीमत स्तर है, कितना है देश का इस समय औसत रूप से, कितनी मुद्रास्फीति है, 6 है, तो उससे भाग देना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा कि वास्तविक रूप से मुद्रा की परचेजिंग पावर कितनी है भाई, उसकी दिहाड़ी जो है कितनी है, कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है उसमें। तो वास्तविक मजदूरी और मौद्रिक मजदूरी में अंतर होता है, मौद्रिक मजदूरी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब उसको प्राइस लेवल से भाग देते हैं तो कम हो जाती है। अब देखिए, ये तो आप देखिए इसका संबंध, इससे कितनी मुद्रा की जरूरत चाहिए, यहां से लेकर इतनी मुद्रा की जरूरत चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि मौद्रिक मजदूरी की बात करती लेबर के, तो इसी प्राइस लेवल पर ओपी प्राइस, ये कीमत स्तर पर जो हमारी मौद्रिक मजदूरी है इतनी है। ओके जी, तो ये तो एक कंप्लीट मॉडल है। ठीक है, कि जो कि संतुलन की बात करता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कैसे आता है। ठीक है, तो एक अपन बता देते हैं, ये श्रम बाजार का है। ठीक है, ये उत्पादन फलन का है। ठीक है जी, ये आपका आ गया किसका, ये मुद्रा बाजार का, जिसमें उसने कहा एमवी मुद्रा की क्या कर रहा है, पूर्ति को बतला रहा है, कितनी मुद्रा की पूर्ति चाहिए। ठीक है, कितना उत्पादन करने के लिए, इतना उत्पादन, कहाँ का उत्पादन, यहाँ का जोड़ा, इससे इतना आ गया। ठीक है जी, इसी को डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, इसको नीचे करिए, इससे ऊपर करिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बात की थी, इन्होंने कहा यदि एम भी बढ़ता है तो पी भी बढ़ेगा, तो संतुलन की बात कर दी। लेकिन अब देखिए मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो क्या रोजगार पर असर पड़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो इनका मानना था यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। मुद्रा बढ़ती है भाई, सरकार और पैसा डाल देती है इकोनॉमी में, तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। ये कैसा जादू है, इसलिए है कि उनका मानना था कि जितने लोगों को, अर्थात संतुलन के पॉइंट, इतने लोगों को तो पहले ही काम मिल चुका भाई, इतना ही काम मिल चुका है, तो इसलिए उत्पादन यहां से इतना ही बना रहेगा। ठीक है, उत्पादन उतना ही रहेगा, और जब उत्पादन उतना ही रहेगा तो मुद्रा ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, अब इसको यहां समझना है। इसलिए यदि मुद्रा ज्यादा बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है, तो इधर हमारा क्या होगा, एक और पूर्ति का वक्र, किसका, मुद्रा पूर्ति का वक्र हमें ड्रॉ करना है, दाईं तरफ की तरफ वो सरक जाएगा, जो ज्यादा मुद्रा पूर्ति को दिखला रहा है। ठीक है, अब इसको यहां से मिलाना है, यहां देखिए उत्पादन कितना है, उतना ही है। ठीक है जी, तो इतने उत्पादन पे यहां से लेकर यहां तक ओपी क्या था, कीमत स्तर है। ओके, लेकिन जैसे ही मुद्रा की पूर्ति यहां से इधर को शिफ्ट हुआ, ये इसको डैश कर देंगे, इसको नीचे खींचिए, तो यहां देखिए प्राइस लेवल क्या हो गया, P से P1 हो गया। यहां से देखिए इतना प्राइस लेवल, कीमत बढ़ गई, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होने से कीमत बढ़ी, लेकिन उत्पादन तो कहां तक है, O से लेकर और Q तक है ये भाई। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये इसी को ले लीजिए, यहां से यहां तक है। ठीक, तो इस प्रकार से समझाया उन्होंने कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पूर्ववत बना रहेगा, और यदि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं तो केवल कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, और रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोजगार तो अपने पूर्ण क्या है,
संतुलन की स्थिति में सभी लोग काम पर लगे हैं, जितना उत्पादन हो सकता था हो गया भैया, ठीक है। माना कि 1,00,000 टन हो गया, तो 1,00,000 टन से अब उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, और उतनी ही मुद्रा की पूर्ति जितना उसको खरीदा जा सकता है, जितनी मुद्रा में सब बराबर है। लेकिन इसके अलावा फिर मुद्रा बाजार में डाली जाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर संतुलन की स्थिति में यहाँ पर था प्राइस, लेकिन जैसे ही मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा इतना ही उत्पादन रहा, उत्पादन पूर्ववत रहा, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो ऐसे में मुद्रा की पूर्ति अतिरिक्त इधर से इधर शिफ्ट हो गया MV, और इसने यहां से लेकर P से P1 कीमत को बढ़ाने का काम किया, ठीक। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन क्या हुआ, रोजगार ना घटा ना बढ़ा, रोजगार अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है। अब इसको नीचे देखना है, इसका असर कहाँ पड़ता है, इसको नीचे खींचिए, ठीक है। यहाँ भी असर पड़ेगा, ये हो जाएगा P1, ठीक है। इसको भी आप डैश कर सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट ही आ गया, एक ही आया, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से मिलाइए, अब इसको लिख दीजिए, जब ये W है तो ये W बना हो गया। अब देखिए जैसे ही यहाँ से कीमत असर P से P1 हुआ, तो इधर क्या हुआ, इधर का स्तर भी क्या हो जाएगा, P से P1 हो जाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ जाएगी, और जो मजदूर को दी जाने वाली मौद्रिक मजदूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत स्तर बढ़ने से मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। पैसा ही बढ़ा भैया, पैसा बढ़ा, ठीक। लेकिन जो वस्तु बाजार में खरीदनी जाएगा बाद में, पहले 10 में मिल रही थी, अब उसको 20 में मिलेगी, फायदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। तो अब देखिए इतनी मौद्रिक मजदूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जो ढलान वाली रेखा है, ये वाली, ये वास्तविक मजदूरी को दिखाती है। ये W/P, ये W1/P। तो यदि हम दो पॉइंटों को मिला देंगे तो ये W/P वाली रेखा हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये बताया कि यदि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं तो केवल कीमत स्तर बढ़ता है। साथ में यह बताया कि मौद्रिक मजदूरी इतनी थी, कीमत स्तर यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, जिस कारण से मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने क्या कहा, वास्तविक मजदूरी की बात की, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, यदि मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है, केवल पैसा ही बढ़ता है, ठीक, और बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी घटती है। यदि मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी तो वास्तविक मजदूरी घटेगी, ठीक है। और यदि मौद्रिक मजदूरी यहां से नीचे आती है तो फिर वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी, ये रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो किसके पक्ष में थे, उनका मानना था कि जो मजदूरी है वह कम होनी चाहिए। मजदूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा के रूप में यदि बढ़ा दी जाती है तो इससे केवल कीमतें ही बढ़ती हैं, उत्पादन उतना का उतना ही बना रहता है। इसलिए इन्होंने बात भी की थी कि मजदूरी कटौती के बारे में, कि मजदूरी कम कर दी जाए बल्कि कीमत न बढ़ाई जाए, ओके। तो मजदूरी यदि कम कर दी जाए तो ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट मॉडल है, ओके जी। अभी हमारे पास एक डायग्राम, एक रेखा चित्र अभी शेष है। अब जो पांचवा रेखा चित्र है हमारा, अभी यहां पर बनेगा, किसका बनेगा, बचत और निवेश की समानता का वस्तु बाजार में, कि जिसको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको डायग्राम पे समझेंगे। सेम ऐसे ही डायग्राम बनने वाला है, ठीक। तो बचत निवेश कब हमारा बराबर होगा, यहां से इसको खींचना है, इस पे लिखना है I, ये निवेश का वक्र है, ओके। इसके बाद ऊपर को बनाना है, ये हमारा बचत का वक्र है। दोनों यहां पर क्या हो गए, बराबर हो गए पॉइंट। इसको नीचे लेना है, इसको यहां खींचना है, और यहां पे लिखना R, अर्थात R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और यहां पर हो जाएगा हमारा NF, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला जो हमारा ये डायग्राम है, ये क्या बता रहा है कि जहां पर बचत और निवेश बराबर हो जाती है, यहां पर बचत और निवेश बराबर है, क्योंकि जो वक्र हैं एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां तक हो रहा है, तो ऐसे में ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। तो इस प्रकार से देखिए, ये वो जो पहले बता चुका हूं, एक कंप्लीट जो मॉडल है ये किसका दे रखा है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होगा, वो भी कैसा, पूर्ण रोजगार, और जितना माल है सब बिक जाएगा, ठीक है जी। और मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ती है तो कीमतें बढ़ेंगी, और मुद्रा की पूर्ति घटती है तो कीमतें घटेंगी, ओके जी। मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, ऐसा मानना था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। तो इस प्रकार से उन्होंने रोजगार के सिद्धांत को समझाया है, किसने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। तो ये जो रेखा चित्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पहले 1, इसको जोड़ेंगे 2 and 3 and 4, और ये हमारा 5 नंबर का रेखा
चित्र है। ठीक है, 5 नंबर का रेखा चित्र या डायग्राम हो गया। और कंप्लीट मॉडल को यदि आप सॉल्ट में बनाना चाहते हैं, जिसको मैंने पहले आपको बताया विस्तृत रूप से, इसको हम कैसे बनाएंगे सॉल्ट कट में। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ एक रेखा खींचे और इसको यहाँ मिला दीजिए। ओके जी, इसको भी यहाँ खींचिए और इसको यहाँ मिला दीजिए। ओके, तो 1 2 3 और 4 जो हमारे फिगर हैं इकट्ठा हो गए। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, ऐसा बना दीजिए। अब करना क्या है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमारी डीएल की लाइन आ जाएगी और जहाँ पर ये है यहाँ पर हमारी, ठीक है, एसएल की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको यहाँ खींचे, यहाँ पर लिखिए W/P और यहाँ पे लिख देंगे NF। देखिए, ओके। अब ये ऊपर गया तो इसको आप डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखा रहा उत्पादन को, यहाँ से आप क्या करेंगे, उत्पादन फलन की रेखा खींच दीजिए। ये हो गई, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये जो यहाँ पे है Q, ठीक है, ये भी यहाँ पर Q ही रहेगा। अब देखिए ये Q हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से एक वक्र इस पे मिलाएंगे और इस पे लिख दीजिए MV, इस पे मिलाना है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे इसको नीचे पहले ला रखा है, यहाँ पे लिखना है P। ठीक है जी, इसको भी डैश कर सकते हैं आप। ठीक, यहाँ से क्या करें, 45 डिग्री पे एक रेखा खींचिए, इसको लिख दीजिए W/P। ठीक, इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, ये क्या, इस पे लिख देंगे आप W। ओके जी, और इस पे लिख देंगे P। लो, इस प्रकार से ये सॉल्ट में आपका क्या पूरा का पूरा फिगर क्या हो गया, तैयार हो गया। ये पूरे संतुलन की स्थिति को दर्शा रहा है। और इसी में हमने क्या कहा था, यदि क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है तो कुछ क्या करना है, फिर यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसको आगे लाता दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ लाइए। ठीक है, और इसको यहाँ ला दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ये इसको यहाँ से इसके यहाँ पे मिला दीजिए, MV डैश करिए, ये हो गया अलग से। ठीक, अब इसने क्या करना है कि W/P था, इसी लाइन को हम थोड़ा आगे ले लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए, अब मैंने बात ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ऊपर ही बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा और ये W1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा। ओके जी, तो इस प्रकार से सॉल्ट रूप में भी हम इसको बना सकते हैं डायरेक्ट। तो स्टेप वाइज पहले 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसका संबंध किससे है, इससे है, इसका इससे है, फिर इसका इससे है। तो इस प्रकार से जैसे हमारी बॉडी है तो सारी बॉडी क्या है, भले अंग अलग अलग है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन सारे मिलकर जब काम करेंगे तभी काम होगा। ओके जी, तो श्रम बाजार में लोगों की डिमांड होती है, फिर सप्लाई भी होती है। वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए भाई, मुद्रा चाहिए। ठीक है जी, मुद्रा चाहिए तो श्रमिकों को उस काम के लिए मजदूरी चाहिए। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी की बात कर रहे हैं। तो मौद्रिक मजदूरी यदि बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी तो ये दिखा रखी है हमारी, लेकिन हमने पहले कहा कि मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है तो ऐसे में इधर प्राइस लेवल बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी और वास्तविक मजदूरी घटती है। तो इस प्रकार से वेरी सॉल्ट रूप में भी आप इसको बना सकते हैं। और जो अलग से रेखा चित्र हमने आपको बताया था, ठीक है, बचत और निवेश का, इस प्रकार से ये हो गया हमारा आई और SS। इस प्रकार से इसको अलग से बना सकते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए NF, यहाँ पे लिख दीजिए R। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट मॉडल हो गया।